बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और 8 जुलाई जो है उसके करंट अफेयर डिस्कस करने लगे हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारा जुलाई का लेक्चर 5 है करंट अफेयर्स का। और इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज की, क्या जो है वो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं न्यूज़पेपर के अंदर जो आज हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी, जो गवर्नमेंट है उसने आखिरकार अप्रूव कर दिया है पीआईई की जो बिडिंग है उसको। आपको पता है कि पिछले 3 साल से मुसलसल 2022 के बाद से आप ये सुन रहे थे कि पीआईए को प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, तो वो पूरा एक सिलसिला डिले का शिकार था। लेकिन अब जो है वो बिडिंग के लिए जो है वो आगे हम देख रहे हैं, आगे सिलसिला बढ़ रहा है, तो उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसने 27 यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो बैन करने की जो है मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात कही है। ठीक है, तो ये 27 जो यूट्यूब चैनल्स हैं, बेसिकली आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे हालात चल रहे हैं और जिस तरह से लॉज बने हुए हैं कि भाई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अब तो सोच के बोलना पड़ेगा, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है वो इदारों ने इनको बंद करने का फैसला किया। वो लोग खास करके जो बाहर बैठे हुए हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यानी जो है उसने जो है वो तालिबान के सुप्रीम कमांडर और उनके जो चीफ जस्टिस हैं उनके जो प्रोसिक्यूशन के ऑर्डर हैं वो जारी किए हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक औरत जो है उसको प्रोसिक्यूशन का फैसला सुनाया। तो औरतों के हुकूक को लेके, यानी आप ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के लिए ये फैसला आया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, और ये नेगेटिवली जो है वो इंटरनेशनली देखा जा रहा है कि भाई तालिबान गवर्नमेंट को जो है वो औरतों को हुकूक नहीं देती। नेक्स्ट हमारे पास है, गवर्नमेंट ने जो है वो अप्रूव कर दिया है जी शुगर की इंपोर्ट को। और फिर से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शायद एक नया जो है हम ये देखेंगे, फिर से वही जो शुगर जी कम हो गई, चीनी यानी कम हो गई, खत्म हो गई, बंद होगी, तो वो सिलसिला एक यहाँ पे लगेगा। क्योंकि हम खुद सरप्लस में जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपनी चीनी जो है हमें कहा जाता है कि भाई हम जो है वो सेल कर देते हैं। ठीक है जी, किसको सेल कर देते हैं हम? अल्टीमेटली वो जो चीनी है वो सेल करते हैं अ, अफगानिस्तान को। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अफगानिस्तान को सेल करके तो फिर हम जो है वो परचेज कर रहे होते हैं। तो अब ये परचेज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है जी, नेतन्याहू साहब जो है उन्होंने ट्रम्प साहब को जो है वो नॉमिनेट कर दिया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था। तो इस टाइम पे पाकिस्तान और इजराइल जो है वो चाहे एक दूसरे से जितनी भी नफरत करें, लेकिन कम से कम किसी एक पॉइंट के ऊपर वो इकट्ठे हो चुके हैं ये बात मानने के लिए कि ट्रम्प से ज्यादा अच्छा शख्स इस टाइम पे दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। और ट्रम्प जो है वो इस टाइम का एक ग्रेटेस्ट लीडर है, और यही पाकिस्तान भी मानता है और यही जो है वो इसराइल भी मान रहा है। तो हम चाहे एक दूसरे को माने ना माने, लेकिन हम ये बात ज़रूर मान रहे हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि ईरान ये कह रहा है, या ईरान के प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं कि तेहरान जो है वो ओपन है डायलॉग के लिए यूएस के साथ। अगर आप हमारा ट्रस्ट बहाल करते हैं तो हम बातचीत करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि ईरान जो है वो बातचीत की तरफ जा रहा है। तो अच्छी बात है, कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो दूर किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी, सबसे पहले बात करते हैं पीआईए की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की। क्या आपको पता है कि 2022 के बाद से जो सिलसिला चला और उसमें मुसलसल ये कहा जा रहा था कि भाई जो है अब इसकी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, लेकिन फिर हमने देखा कि बहुत सारे मसले मसाइल इसके बीच में आए और कोई प्रॉपर बिडिंग इसकी नहीं हो पा रही थी और मामलात रुके हुए थे। तो गवर्नमेंट अप्रूव्स 4 पोटेंशियल बिडर्स फॉर स्ट्रगलिंग पीआईए। ठीक है, कि 4 जो हैं वो बिडर्स उनको अप्रूव कर दिया गया है। और अब देखते हैं कि किसके नाम जो कुरंदाजी निकलती है। तो उसकी अगर हम डिटेल्स देखते हैं तो जो ट्यूसडे है, यानी आज का दिन जो है, उसमें गवर्नमेंट ने जो है 4 पार्टीज को अप्रूव किया है, जिसके अंदर बिजनेस ग्रुप भी मौजूद है और स्पेशली जो है मिलिट्री मिलिट्री बैक्ड एक फर्म भी मौजूद है। तो क्या ये मिलिट्री बैक्ड फर्म के पास जाएगा या किसी बिजनेस ग्रुप के पास जाएगा, अभी हम देखना है। और पाकिस्तान इस टाइम पे ऑलरेडी कर्जों के अंदर, और आपको पता है आईएमएफ जो है वो एक लंबी लिस्ट दे चुका है कि जो जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस जो है वो लॉस के अंदर हैं उनको सेल करें। ठीक है, तो आईएमएफ की किस्तें या कर्जे हमारे तब तक खत्म नहीं होने जब तक वो हमसे सब कुछ जो है वो बिकवा ना दे। जब हम सब बेच जाएंगे फिर उसके बाद कहेगा यस अब पाकिस्तान सही ट्रैक पे है, अब आगे जाओ। ठीक है, तो ये इस तरह से कुल सिलसिला हमें लग रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो सेल करने लगी है जी 51 से लेके 100% तक उसके स्टेक्स, यानी कि जितना कोई ले ले। ठीक है, तो अगर 100% पूरी की पूरी कोई अगर किसी के साथ जो है वो अलाइनमेंट बैठती है तो पूरी सेल कर देंगे, नहीं तो 51%। 51% का मतलब ये होता है नॉर्मली कि भाई जिसके पास 51% शेयर्स होते हैं वही मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, मलकियत भी उसी की होती है अगर ज्यादा मैनेज हो रहा होता है, क्योंकि इसके बदले में 49% जो मैनेज करेगा अल्टीमेटली उसके पास वो मैनेजमेंट नहीं आएगी। तो एक कॉर्पोरेशन का एक स्टाइल होता है, कॉर्पोरेशन जो होती हैं। तो इस टाइम पे पाकिस्तान को आपको पता है स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस जो हैं उनको सेल करना है, और 90 प्लस लिस्ट मौजूद है आईएमएफ की तरफ से कि भाई इनको आप जो है वो प्राइवेट करें, जिसके अंदर पीआईए जो है पहले नंबर पे है।
तो हमने 7 बिलियन का प्रोग्राम भी IMF से लिया हुआ है, इसलिए अगर उसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमें इसको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इसका सिलसिला तो काफ़ी टाइम से कहा जा रहा था लेकिन रुका हुआ था। अब हम ये देख रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप सामने आए हैं, जिसमें लकी सीमेंट का नाम लिया जा रहा है, हब पावर होल्डिंग का नाम लिया जा रहा है, कोहाट सीमेंट का नाम लिया जा रहा है और मेट्रो वेंचर्स का जो है वो नाम लिया जा रहा है, ठीक है, कि भाई ये जो है इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया कि भाई ये इनमें से कोई परचेज करेगा। मजीद अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर आरिफ हबीब ग्रुप जो है, हबीब बैंक जिनका है HBL, ठीक है, वो है। फर्टिलाइजर के अंदर फातिमा फर्टिलाइजर उन्होंने बिड दिया, द सिटी स्कूल ने माशाल्लाह से बिड दिया, ठीक है जी। लेक व्यू जो सिटी है उन्होंने जो है उसका बिड दिया, फौजी फर्टिलाइजर ने दिया, ठीक है। इसी तरह से जो मिलिट्री बैक्ड कॉग्लिमरेट है उसने दिया है, ठीक है। एयर ब्लू जो है वो इसको परचेज करना चाह रही है। तो ये काफ़ी सारी बिड्स जो है वो आई हैं और अब इनमें से उन्होंने 4 को जो है वो फाइनलाइज किया है और अब देखते हैं कि उसमें से कैसे ये मामला को आगे लेके जाते हैं। तो जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम मामला को आगे लेके जा रहे हैं और उम्मीद है कि भाई 2 या ढाई महीने के अंदर जो है ये मामला जो है फाइनल बिडिंग की तरफ जाएंगे और 2025 के जो फोर्थ क्वार्टर है यानी आखिरी जो 4 माह होंगे उनके अंदर जो है उनमें से किसी में सेल हो जाएगा। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो रोजवेल्ट होटल है, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर, उसकी बिडिंग भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी जो है वो $100 मिलियन फर्स्ट पेमेंट मिलने की तवक्को है, क्योंकि उसको पाकिस्तान ने, आपने देखा कि लास्ट टाइम जो है वो उसकी बातचीत की कि उसको भी प्राइवेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की खास प्रॉपर्टी थी न्यूयॉर्क के अंदर। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने ऑर्डर दिया है कि ब्लॉक कर दिया जाए 27 यूट्यूब चैनल्स को, यानी 27 उन यूट्यूब चैनल्स को जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि वो मुल्क दुश्मन है, ठीक है। तो मुल्क दुश्मन होने की वजह से जो है वो कहा जा रहा है जी उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ आपको पता है पूरी इंक्वायरी चल रही थी और क्योंकि वैसे भी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर पाकिस्तान में आपको पता है कि जिस तरह से पाबंदियां हैं या जो कानून जो है वो गाय बगाए पीका या इस तरह के लॉज पास हो रहे हैं, तो उसको लेके तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि ये एंटी स्टेट कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। रियासत मुखालिफ जो है इनका कंटेंट है और इसमें क्या है जी, रियासत मुखालिफ फॉल्स या मिसलीडिंग और फेक न्यूज़ या फेक इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं, गलत बयानियां दे रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं लोगों को या फेक न्यूज़ दे रहे हैं, ये कहा जा रहा है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने स्टैब्लिश किया था नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, ठीक है, जिसका मकसद क्या था कि भाई जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए और वहाँ पे अगर कोई चैनल या कोई शख्स जो है वो इस तरह की रियासत मुखालिफ जो है वो सरगर्मियाँ कर रहा है या कुछ चीज़ें अपलोड कर रहा है तो अल्टीमेटली इसको बंद किया जाए। तो इसलिए अब कहा जा रहा है कि भाई जो है सब इंस्पेक्टर जो हैं वसीम खान, वो ये कह रहे हैं, ये केस अपनी हुकूमत की तरफ से लड़ रहे थे, तो ये केस जो है वो 24 जून को हम ये देख रहे हैं कि मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के सामने आया और सेक्शन 37 के तहत इसके ऊपर फैसला सुनाया गया है। और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट क्राइम 2016 जो है वो पीका जिसको हम कह रहे हैं, उसके तहत ये फैसला सुनाया गया। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं जितने भी यूट्यूबर्स पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं मेजोरिटी में, उनको जो है बंद करने का फैसला किया गया है कि भाई उनको जो है वो बंद किया जाए। उसमें अब अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर यानी PTI के जो सपोर्टर हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन कह रहा है, मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा। तो वो जो है वो ज़्यादा हम देख रहे हैं, जैसे कि मतीउल्लाह जान जो हैं या वजाहत खान जो हैं, अहमद नूरानी का चैनल है, इसी तरह से असद अली तूर हैं, ठीक है, उन्होंने खुद इसको एक्स पे बताया भी, इमरान रियाज हो गए, औरिया मकबूल जान हो गए, साबिर शाकिर हो गए या मोहित पीरज़ादा जैसे लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जो बेसिकली यूके के अंदर या यूएस के अंदर इस टाइम पे मौजूद हैं, या कुछ लोग जैसे मतीउल्लाह जान या जो है वो असद अल तूर जैसे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर ही, तो अब उनको जो है बंद करने कहा जा रहा है। तो यूट्यूब जो है वो कहा जा रहा है जी उसका जो उनका URL है, ठीक है, जिससे वो सर्च किया जाता है, उसको यहाँ पे ब्लॉक किया जाएगा। और क्योंकि ये जो है वो स्टेट मुखालिफ बयानी है, जबकि दूसरी साइड से ये जो लोग हैं जिनके चैनल्स को बंद किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की खिलाफ वर्जी है कि हम सोशल मीडिया पर भी नहीं बोल सकते और ऊपर से हमारा मौक़िफ़ नहीं सुनाया गया, यानी हमें नहीं बुलाया गया और हमें ये नहीं कहा गया कि आप बताओ कि आपने ये चीज़ सच्ची कही, झूठी कही, क्यों कही, फॉल है, मिसलीडिंग है, क्या है? तो हमसे पूछा नहीं गया, तो वन साइडेड जो है वो स्टोरी जनरेट करके फैसला दे दिया गया, उनका ये मौक़िफ़ है, ठीक है। तो बेसिकली अब अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो एक्चुअली में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक्चुअली में जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि पाकिस्तान में अब बहुत सोच समझ के जिसको भी बोलना होगा। अब जैसे पहले कहा जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर आप जो मर्जी बोल लें, आपको कुछ भी नहीं है, जाहिर बात है उससे नुकसान भी था मुल्क का। लेकिन अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकेंगे तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी और ये जो एक आज़ाद सोच है उसको हम गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो खैर देखते हैं अब आगे क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसने अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए हैं
जो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, ठीक है, और उनके जो चीफ जस्टिस हैं, इन 2 लोगों के खिलाफ में, क्योंकि इन्होंने औरत की जो प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर फैसला दिया। यानी बेसिकली औरतों के हुकूक को लेके जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कुछ बेहतर फैसले नहीं हो रहे, उन्हीं में से एक फैसला जो है वो इन्होंने दिया है औरत की सज़ा का। इनके चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने, तो इसलिए जो है काज़ी साहब को भी साथ में कहा गया कि भई इनको भी पकड़ा जाए। तो जो आईसीसी है वैसे तो मानते वो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो फिर भी इश्यू कर रहे हैं। उन्होंने जो है ट्यूसडे को अरेस्ट वारंट इश्यू किया है तालिबान लीडर का कि भई इन्होंने एक औरत को प्रोसिक्यूट करने का हुक्म दिया और ये एक क्राइम है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में, ठीक है? तो ये जो इंसानियत है, इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि आप औरत को जो है वो ख़ास करके जेंडर के ऊपर ये काम कर रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं, ठीक है? आईसीसी के जज कह रहे हैं। वो कहते हैं जी रीज़नेबल ग्राउंड्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें हम इनको बैन कर रहे हैं, इनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको और हैबतुल्लाह ख़ुनज़ादा साहब जो हैं, ठीक है? जो पूरा सुप्रीम एक लीड कर रहे हैं 2016 के बाद से इस पूरे तालिबान गवर्नमेंट को, ठीक है? और साथ में जो उनके चीफ जस्टिस हैं अब्दुल हकीम हक्कानी साहब जो हैं, उनको जो है हम ये कह रहे हैं कि वो क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है इंसानियत के खिलाफ और जेंडर ग्राउंड्स के ऊपर जो है हम ये फैसला दे रहे हैं कि वो औरतों के हुकूक के बारे में जो है वो कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर हकीकत में भी औरतों को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त किस्म के जो है वो कवानीन बने हुए हैं, जैसे वो अकेली बाहर नहीं जा सकती, सफ़र नहीं कर सकती, यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती, उनकी एजुकेशन पे पाबंदियाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसके फ़ेवर में या अगेंस्ट में तो ख़ैर हम नहीं बोल सकते, हर एक की अपनी राय है, ठीक है? लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो एक इस टाइम पे इंडिपेंडेंटली हम देख रहे हैं पूरी दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है, अफ़गानिस्तान को रोक रहा है, तो इसलिए दुनिया को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? सही है या गलत है, हम उसकी डिबेट में नहीं जाते। तो इसलिए कहा जा रहा है भई कि तालिबान गवर्नमेंट जो है, उन्होंने औरतों के ऊपर जो है या बच्चियों के ऊपर जो रोक-थाम की हुई है, ठीक है? जो पाबंदियाँ हैं, तो ये ख़ास करके टारगेट किया जा रहा है औरतों को, इस वजह से जो है या एलजीबीटी के राइट्स के हवाले से भी यहाँ बातचीत की गई कि भई उन लोगों को भी मुश्किलात का सामना है वहाँ पे, ठीक है? तो इसलिए जो है हम ये फैसला दे रहे हैं इन ग्राउंड्स के ऊपर। तो ये यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो है फैसला एक्स के ऊपर इसको इन्होंने यहाँ पब्लिश किया कि भई सिचुएशन क्या है और किस तरह से ये कह रहे हैं कि भई ये 2 ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हैं। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसला था क्योंकि इसकी गूंज जो है वो यूएन तक पहुँच चुकी है। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वहाँ पे भी इसे कंडेम किया गया और इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसको वहाँ पे ऑपरेशन का नाम दिया गया, ठीक है? कि अफ़गान औरतें जो हैं उनको उनके हुकूक नहीं मिल रहे, ये यूएन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पे 116 वोट पड़े हैं इस रेज़ोल्यूशन की फ़ेवर के अंदर, ठीक है? यानी कि हाँ भाई, अफ़गानिस्तान के अंदर औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। यानी इसका मतलब ये है कि अब अगर इस तरह के हालात रहते हैं, मेजॉरिटी में जो कंट्रीज़ हैं, अगर उस तरह के हालात रखते हैं, तो एक्चुअली में अफ़गानिस्तान की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है, वो कोई जल्दी-जल्दी हमें होती हुई दिखाई नहीं दे रही इस तरह के हालात से, ये क्लियर है। ठीक है? क्योंकि एक ही बात कही जाती है कि भई जब तक आप फंडामेंटल राइट्स का ख़्याल नहीं करेंगे, तो आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, चाहे बहाना जो भी हो। तो अच्छा ये तो इनकी फ़ेवर में थे। अब जो फ़ेवर में नहीं थे, उनमें कौन शामिल था? उनमें यूनाइटेड स्टेट्स शामिल था और इज़राइल शामिल था और 12 वो ममालिक थे जिन्होंने अपना फैसला ही नहीं सुनाया। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमेरिका की आपको पता है डील हो चुकी है, हालाँकि अमेरिका को यहाँ 20 साल मार पड़ी। अमेरिका यहाँ से जो है शिकस्त खा के गया 2021 के अंदर। तो अब होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका को आगे-आगे होना चाहिए था इस पाबंदी के ऊपर। लेकिन क्योंकि उनकी आपने देखा कि डील हुई है 6 महीने पहले और जिसमें आपने देखा कि किस तरह से जो है वो ज़ल्मे खलीलज़ाद यहाँ पे आए और अपने कैदी को रिहा करवा के लेके चले गए और तालिबान गवर्नमेंट के साथ उनकी कोई जो है बातचीत हुई है। सो इसलिए जो है वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स अमेरिका इनके साथ रखना चाह रहा है, तो उसने यहाँ पे अगेंस्ट में यानी अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया या तालिबान को सपोर्ट किया जिन्होंने मारा और उनका जो सपोर्टर है अमेरिका का सबसे चहेता जो है, वो इज़राइल भी साथ-साथ है। अब सवाल ये है कि अमेरिका की तो समझ आती है, इज़राइल जो है वो क्यों इसको आगे लेके जा रहा है और वो क्या सोचना चाह रहा है? क्या अफ़गानिस्तान जो है वो इन फ्यूचर इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करने जा रहा है या जो है वो इज़राइल जो है वो रिकॉग्नाइज़ करने जा रहा है अफ़गानिस्तान को या उसके साथ ताल्लुकात बनाने जा रहे हैं, काफ़ी सीरियस है, ठीक है? क्योंकि जैसे हम सुनते हैं ना खुरासान से एक लश्कर निकलेगा, वो शायद अफ़गानी हो सकते हैं, पाकिस्तान के जो है वो ट्राइबल एरियाज़ हो सकते हैं, तो शायद वो भी सोचते हों कि भाई इनके साथ ताल्लुकात बनाए जाएँ। तो ख़ैर जो भी है, क्योंकि हम इज़राइल को देखिए 3 स्टेट्स इस टाइम पे बहुत क्रिटिकल हैं, अगर आप इनको समझें पूरी दुनिया के अंदर। वो स्टेट्स जो आइडियोलॉजी के बेस पे बनती हैं ना, वो हमेशा क्रिटिकल होती हैं। उसमें हम ये कह रहे हैं कि एक स्टेट जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान है, ठीक है? एक स्टेट हम ये कह रहे हैं इस टाइम पे इज़राइल है और अभी जो रीसेंट स्टेट है वो कौन-सी है? जी अफ़गानिस्तान है, जो आइडियोलॉजी की बेस पे, इस्लाम की बेस पे उसका पूरा एक रिवॉल्यूशन आ गया वहाँ पे। तो एक्चुअली में ये 3 स्टेट्स हम एक डिफरेंट टाइप की देख रहे हैं या आप ईरान को भी इसमें शामिल कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी एक्चुअली में अमेरिका के अगेंस्ट में ही एक इस्लामिक सिस्टम का ही एक आइडियोलॉजी बेस कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो शिया इस्लाम है तो उसको वो सपोर्ट शायद हासिल नहीं है। तो जैसे इस तरह से है तो अब क्या
इसराइल जो है वो क्या अफगानिस्तान से चाह रहा होगा, ये काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग है। तो खैर इसकी डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन जो है काफ़ी हाईलाइट की जा रही है ये न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जी, गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव कर रही है जी शुगर की इंपोर्ट को, और 5 लाख टन जो है वो शुगर जो है उसको मंगवाया जाएगा मुल्क के अंदर, ताकि जो प्राइसेस हैं उसको मेंटेन किया जा सके। अब जैसे मैंने कहा कि चीनी का हमारे यहाँ, आपको पता है, जैसे नारे लगते हैं चीनी चोर, फलां चोर, ये इल्ज़ामात लगते हैं और प्राइसेस उसकी बढ़ जाती हैं। और हमारे यहाँ आपको शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं, ठीक है, बेसिकली वो हुक्मरान इस चीनी की वजह से ही हैं, पहली बात तो ये। और दूसरा, उनकी जो हुक्मरानी बरकरार है आज सालों से, वो चीनी की वजह से ही हो। तो चीनी का बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। इवन बीबीसी की पूरी जो है वो स्टोरी आ चुकी है इसके ऊपर, कि जो चीनी है ये किस तरह से जो है इसने बड़े पावरफुल खानदान बनाए हैं, और इवन बहुत बड़ी दुश्मनियां होते हुए, चाहे हम पीपल्स पार्टी की बात करें, पीटीआई की बात करें, या हम नून लीग की बात करें, बहुत बड़ी पॉलिटिकल जो है वो रिफ्ट मौजूद है इनके बीच में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनकी जो एलीट है वो आपस में जुड़ी हुई है इस चीनी के थ्रू। क्योंकि चीनी जो है वो मेजोरिटी में, अगर आप देखेंगे पंजाब या सिंध के अंदर जो इनकी मिलें लगी हुई हैं, तो वो हुक्मरानों की हैं, ठीक है, वो हुक्मरान इन मिलों को चला रहे हैं और जो असम्बलीज के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये अपनी चीनी जो है उसको भेज देते हैं बाहर, ठीक है। आपको पता है, जैसे कहा जाता है अफगानिस्तान स्मगल होती है आगे पीछे, हालांकि मुल्क के अंदर पूरी होती है, और फिर जो है मुल्क के अंदर बाहर से महंगे दामों मंगवाई जाती है, या ये उसे स्टॉक कर लेते हैं। तो चीनी के पीछे बहुत बड़ी गेम पाकिस्तान में चल रही होती है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ठीक है। हालांकि हमारे पास वाफर मिकदार में जो है गन्ना पैदा होता है, तो खैर इसकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने मंजूरी दे दी, और फेडरल गवर्नमेंट में 98% लोग वो बैठे हुए हैं इस टाइम पे फेडरल गवर्नमेंट में, इवन उसकी कैबिनेट के अंदर, जिनकी अपनी जो है शुगर मिलें मौजूद हैं, ठीक है। तो वो किसी ना किसी तरह से यहाँ पे फायदा ले रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट बेसिकली कुछ और है और हुकूमत का इंटरेस्ट कुछ और है। तो ये यही लोग हैं जो पिछले 50 साल से, चीनी वाले ही लोग, ये शुगर मिल मालिकान ही जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, और किस तरह से प्राइसेस को कंट्रोल करके लखपति बनते हैं ये, ठीक है। तो जो है इन्होंने फैसला किया कि भाई 1/2 टन, यानी कि 5 लाख टन जो है वो चीनी बरामद की जाएगी, मुल्क के अंदर मंगवा इंपोर्ट की जाएगी। तो ये सागडार साहब ने जो है फैसला किया है, क्योंकि हमारे यहाँ कमी हो रही है इस चीज़ की। अब इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, यहाँ पे इन्होंने एक्स के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है कि भाई हमने जो है वो क्या फैसला किया है प्राइसेस बरकरार रखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेतन्याहू जो है उन्होंने नॉमिनेट कर दिया ट्रम्प साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए, ठीक है। तो अब जैसे कि कहा कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अब दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हम ये देख रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। एक जो है वो पाकिस्तान है, और दूसरा जो है वो इज़राइल है, जो एक दूसरे को तस्लीम भी नहीं करते। इवन पाकिस्तान के पासपोर्ट पे टप्पा लगा हुआ है, ठीक है, कि भाई आप इज़राइल नहीं जा सकते। सो इसका मतलब ये है कि हम ये देख रहे हैं कि किसी एक काम में ये साथ हैं, और वो क्या है कि ट्रम्प साहब को किसी तरह से जो है वो नोबेल पीस प्राइज देना, और ये बताना है दुनिया को कि भाई ट्रम्प से ज़्यादा बड़ा लीडर इस टाइम पे दुनिया में कोई नहीं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लीडर है जो दुनिया में अमन लेके आता है। ईरान के ऊपर जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके गए हैं, ठीक है, जो साइट्स को तबाह किया गया है, ये सारे का सारा जो है वो बेसिकली अमन के लिए था। 1000 लोग जो शहीद हो गए यहाँ पे, ठीक है, ईरान के अंदर, वो अमन के लिए था। अभी तक जो है वो 57,500 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं गजा के अंदर, वो भी अमन के लिए है। और अब यहाँ पे क्योंकि ये ट्रूस भी करवा देंगे, तो बेसिकली मारो भी खुद ही अपने आप को नॉमिनेट करो, तो वो जज भी खुद ही बन जाओ, ठीक है, और उसका फैसला भी खुद ही सुना दो। तो इस तरह के हालात हम ये देख रहे हैं, ठीक है। जज, ज्यूरी और प्रोसिक्यूशन के हालात हमें नजर आ रहे हैं। एक साइड से ये बदबख्त शख्स है जिसने जो है वो तबाही कर दी है दुनिया के अंदर, और इससे ज्यादा नफरत किसी शख्स से की नहीं जा सकती। और दूसरी साइड पे ये शख्स है जी जो अपने आप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा है कि भाई मैंने पाकिस्तान इंडिया की जंग रोकी है, ठीक है जी। और इसी तरह से अब गजा सीज फायर होने जा रहा है, हालांकि खुद ही वीटो कर करके बार बार यहाँ तक हालात पहुंचाए हैं। तो खैर इसराइल ने जो है वो, अभी आपने देखा कि नेतन्याहू अमेरिका में मौजूद हैं, और आज भी इनकी मीटिंग होनी है। ट्रंप ने ये कहा है कि भाई आज मैं एक और मीटिंग करूंगा सीज फायर को लेके, तो भी सीज फायर के लिए बातचीत हो रही है। तो अब वहां पे क्योंकि इनके मकासद पूरे होंगे, तो अपने मकसद पूरे हो जाएं तो फिर जंग रुक जाती है, फिर इनको पीस प्राइज याद आ जाता है, बाकी जो है वो दूसरे के कोई मफादात नहीं है। तो इन्हें बस इसी बात का गुस्सा है ट्रंप साहब को कि ओबामा जो है उसको क्यों पीस प्राइज मिला। अब ये नॉर्वेजियन जो है वो कमेटी बेसिकली जो है वो दे रही होती है, वो नॉमिनेट कर रही होती है, तो कहते हैं उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, पता नहीं इसको इनको क्या जो है वो उस चीज से। तो 57,523 लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं गजा के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये देख लें कि आईसीसी जो है वो कह चुका है कि भाई ये जो शख्स है नेतन्याहू, उसको गिरफ्तार किया जाए, वॉर क्राइम्स इसने किए हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि ईरान के साथ जो हुआ और पूरी दुनिया के अंदर जो हो रहा है, जो टैरिफ या बाकी मामला है, तो फिर भी इनको जो है वो पीस प्राइज के लिए, चले इनका तो नॉमिनेट करना बनता है क्योंकि सबसे चहेता तो है ही ये, तो ये शुक्रिया करने आए हैं ईरान की वॉर का कि भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो अब पाकिस्तान भी इनके साथ शामिल हो गया, तो ये बड़ी न्यूज़ है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है वो इसराइल के साथ अलाइन कर रहा है किसी एक बात के ऊपर कम से कम।
ठीक है। और लास्ट हमारे पास है जी, ईरान के प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि तेहरान जो है वो ओपन है न्यूक्लियर डायलॉग्स के लिए यूएस के साथ, ठीक है। और वो साथ में ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इज़राइल ने पूरी कोशिश की इनकी असैसिनेशन की, ठीक है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गए। तो ये जो सदर साहब हैं इन्होंने ये बात कही है कि भई वो बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। और मंडे को उन्होंने ये बात कही है कि इंटरव्यू के अंदर, वो कहते हैं हमें कोई इश्यू नहीं है, हम न्यूक्लियर बातचीत करना चाह रहे हैं अमेरिका से, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि वो फिलहाल ईरान जो है वो भी एंगेज रखना चाह रहा है, क्योंकि उसके पास अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन यही है कि दोबारा से जो है वो इज़राइल अटैक कर दे, जो ईरान अभी नहीं चाहेगा। समझ रहे हैं ना? तो ईरान को अभी बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए यही हो सकता है कि भई न्यूक्लियर टॉक्स के अंदर आप एंगेज हों। और जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले सालों से ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के अंदर एंगेज भी था, और लेकिन साथ-साथ कुछ ना कुछ बना भी रहा था। तो अब भी इसको जो है वो अलाइनमेंट्स चाहिए, एंगेजमेंट्स चाहिए, तो कहीं न कहीं जो है ये अपनी स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है। और ये दोबारा से कह रहा है कि भई अगर मुझे जो है वो ट्रस्ट दिलाया जाए ईरान को, तो फिर हम बात कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भई मुझे एक अटेम्प्ट कोशिश की गई असैसिनेशन की, लेकिन ये फेल हो गए, यानी जो इज़राइल है वो फेल हो गया, वरना वो मुझे भी जो है टारगेट करता। तो शायद सच ही कह रही हूँ, क्योंकि टॉप लीडर को तो सबको उन्होंने टारगेट किया, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को शायद वो टारगेट नहीं कर सके, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अब हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें जो है ट्रस्ट दिलाया जाए, और उसके बाद जो है हम आगे बातचीत करेंगे। तो अब देखेंगे क्या ये ज़ीरो यूरेनियम के ऊपर ही खड़े रहते हैं या आगे बढ़ते हैं, वो कि मुश्किल ये है कि उससे उस स्टैंड से पीछे हटें। तो अच्छी बात है। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे।